देखे होंगे सुबह तमाम अखबारों को, दुनिया भर के अखबारों को देखिए। जो तस्वीर है वो हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सिंगूर और उसके साथ साथ यानी राजदंड, और जिसका कमाल उन्होंने दिखा दिया कल जब घसीटी जा रही थी लड़कियां, तो वो समझ में आ गया कि हाँ वो राजदंड सही हाथ में आ गया है। दूसरी बात, जो उनके साथ जो पंडे जो साउथ इंडिया से बुलाए गए थे उन सबको हम सब ने देखा और तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी। वो तस्वीर, भारत की तस्वीर दुनिया में बहुत पहले होती होगी, लेकिन आज़ाद भारत की ऐसी तस्वीर नहीं जाती थी। उन तस्वीरों से लेकर के और आज विपक्ष की राजनीति तक जरा आपका इसमें विचार सुनना चाहूँगा कि कल से लेकर, इसलिए कह रहा हूँ कि कल से लेकर आज तक, और आज अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक मीटिंग पटना में भी चल रही है। वो मीटिंग जो है वो आरजेडी की तरफ से बुलाई गई है और 12 तारीख को जो मीटिंग होनी है उसकी तैयारियों के लिए बुलाई गई है। तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई है तमाम वहाँ के पटना के उनके सहयोगियों को, यानी कि बहुत गंभीरता के साथ विपक्षी दल इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लेने जा रहे हैं। एक तो बात ये, और दूसरी चीज़ कि कंफर्मेशन भी पटना की मीटिंग का ऑलरेडी आया हुआ है, जिसमें ममता बनर्जी ने कंफर्म कर दिया है, जिसमें अखिलेश यादव ने कंफर्म कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि केजरीवाल भी जाएंगे। हालांकि केजरीवाल को लेकर के अभी कांग्रेस के अंदर खाने ही थोड़ा सा डोल ड्रम की स्थितियाँ बनी हुई हैं। क्या कुछ देखा जाए बीजेपी के फ्रंट पे और क्या कुछ देखा जाए कांग्रेस, राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है उस फ्रंट पे, और विपक्षी एक फ्रंट। पहले तो कल की बात कर लें, सिंगूर की बात कर लें। आप देखिए कि अचानक कोई न कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे हफ्ते भर में सबका ध्यान उधर चला जाता है। अचानक चोर राजवंश का उदय हो जाता है, चोरों का सिंगूर आ जाता है, उसकी कहानियां आने लगती हैं और तरह तरह की कहानियां आने लगती हैं। ये कहा जाने लगता है कि राजगोपालाचारी से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि माउंटबेटन ने पूछा है कि कैसे आपके यहाँ सेरेमनी होती है, और इसके जो राजगोपालाचारी से चोर राजवंश का ये मंगाया, ये दिया और ये इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया। तत्काल किसी चीज का समाधान नहीं होता है, लेकिन जब चीजें बता दी जाती हैं तो जब इसकी खोज की जाती है तो पता लगता है ये कुछ भी नहीं था। इस सिंगूर का संबंध चोर राजवंश से है, न किसी राजवंश से है। ये सिंपल एक आशीर्वाद के स्वरूप एक मठ के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को दिया था, जैसे बहुत से उपहार दिए जाते हैं, ये भी एक आशीर्वाद मिला था। ये लेकर उन्होंने इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया। कल प्रधानमंत्री जी फरमा रहे हैं कि इसको हमने आनंद भवन से बाहर क्या किया, मतलब नेहरू जी उसको आनंद भवन में छुपा के रखे थे, और ये उन्होंने 10-9 साल में इतनी उपलब्धि की कि सिंगूर का पता लगा लिए कि आनंद भवन में था और वहां से उन्होंने निकाल लिया। सिंगूर आनंद भवन में कभी रखा ही नहीं गया। जो क्यूरेटर इलाहाबाद म्यूजियम के हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे ही रखा गया था, और उस पर सिर्फ ये लिखा गया था स्टेशनरी चढ़ी। अब राजदंड का अंग्रेजी क्या होगा, यही। तो अब इसको इन्होंने क्यों लिया है और ये रखा कहाँ जाएगा? ये रखा जाएगा बिरला जी के पीछे, जहां बिरला जी बैठते वहां रखा जाए, कहीं और रखा जाए, कहीं भी रखा जाए। लेकिन मेरा है कि क्या राजदंड के रख देने से बिरला जी अब अपनी मर्जी से पाएंगे? जो उन्होंने अभी पिछले गाड़ी पर बोलने पर राहुल गांधी जी का भाषण हटा दिया था, वो निश्चित रूप से बिना प्रधानमंत्री के नहीं हटा होगा। और एक से अंदर अंदर पीछे पीछे घूम रहे हैं। लगता नहीं है कि बिरला जी इसके स्पीकर है, लगता है वो उप प्रधानमंत्री हैं, इनके पीछे पीछे घूम रही है, कैबिनेट के एक मेंबर। तो निश्चित रूप से इस कैबिनेट का जो एक्सटेंशन है वो ईडी में गया, सीबीआई में गया, इलेक्शन कमीशन में गया। कोशिश इनकी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में भी थी, लेकिन वहां ये बुरी तरह मात खा गए, तो वहां घुस नहीं पाए। लोकसभा चूंकि इन्हीं की है गए, और ये पहली बार ऐसा मौका है कि संसद के 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति अगर मौजूद होंगे तो इनसे प्रोटोकॉल में ऊपर होंगे, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ऊपर है, ये कैसे कुछ कर पाएंगे? और जिस तरह का नाटक इन्होंने किया है, इस तरह के नाटक करने की क्षमता भी बहुत से नेताओं में नहीं है। दूसरी चीज जो अटल स्वामी जी ने बहुत सही कहा कि संसद जो है मंदिर नहीं है, संसद एक वाद विवाद की जगह है, मंदिर कहीं और होगा। मंदिर हम कह सकते हैं कि भाई वो टेंपल है, लोकतंत्र का टेंपल है,
वो एक तरीके का एक शब्दावली है, लेकिन वहां बहस होती है। और संसद के अंदर जब बैठते हैं, चाहे ट्रेजरी बेंच हो चाहे विरोधी दल का बेंच हो, वो दोनों बेंचेस वो सारे एमपी होते हैं और बराबर होते हैं, और वहां कोई किसी से डरता नहीं है। नेता विरोधी दल की भी हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री से कुछ भी पूछ सके, अगले से सांसद की भी स्थिति है। अब राजदंड का दूसरा फॉलोआउट क्या हुआ? अजीब स्थिति है। मुलजिम संसद में प्रधानमंत्री के साथ घूम रहा है, और जिसने मुकदमा लिखा है पुलिस पीट के उसको जेल भेज दे रही है। ये अजीब सी स्थिति है। या तो इन लोगों को कह देना चाहिए था कि भाई इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। और आज ही अभी आपके प्रोग्राम में आने के पहले मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, रहने वाले यूपी के हैं, फिलहाल इस समय पंजाब हरियाणा में है, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। हम कहा आपकी सूचना क्या कहती है? मैंने कहा मेरी सूचना तो कहती है कि उनका इतना प्रभाव नहीं है कि वो पूरे ईस्टर्न यूपी में इकट्ठा करके सारा वोट दिला दे, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके जो तार है, इस रैकेट का तार भाजपा के कई महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सब डरे हुए हैं कि अगर ये कहीं गिरफ्तारी हुई तो ये सब चीजें भी खुल सकती है। जो भी हो, लेकिन मैं पहला उदाहरण है पूरी 34 साल की नौकरी में कि यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और अब तक नहीं हुई है, और जिसने मुकदमा दायर कराया है उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं राहुल गांधी जी के ट्रक वॉर पे। राहुल गांधी जी जिस तरीके से पब्लिक से मिलते हैं, उसका मुझे हैरानी इसलिए नहीं है कि मैं एसपी रायबरेली रहा हूं 2007 में। उस दौरान ये और मैडम सोनिया गांधी बहुत आते थे रायबरेली, हर 1-2 महीने में इन लोगों का दौरा लगता था, क्योंकि उस समय रायबरेली जिले में ही इनका भी क्षेत्र आता था। अमेठी के 2 तहसीलें, 2 विधानसभा क्षेत्र रायबरेली में आती थी, तब अमेठी जिला नहीं बना हुआ था। तो उस दौरान भी जब आते थे तो जहां रुकते थे तो बाहर निकल के जो हमारी जो गार्ड लगी रहती थी उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे। कभी कभी पीएससी पड़ी है, उनका खाना बन रहा तो वहां भी चले जाते थे। एक आध बार तो मेरे साथी चले गए कि ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। उन्हें इसी बात पर हैरानी थी कि टेंट में कैसे रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि टेंट ही इनको मिलता है, कि जहां जाएंगे टेंट मिलेगा, हर जगह पक्का नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं पक्का देने की, लेकिन ये टेंट लेके चलते हैं। अब आते हैं, जिससे प्रशांत पंडित जी ने बहुत सही बात कही कि जिस तरीके से उनका इस समय चल रहा है कार्यक्रम, वो बिना सोचे कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा। अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके नजदीकी लोगों के साथ मेरा बहुत राब्ता नहीं है। प्रशांत पंडित जी दिल्ली में हैं, इनके संपर्क हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर बिना सोचे समझे कोई भी वो कदम नहीं उठाते हैं। ट्रक में गए हैं, जैसे पहले उन्होंने जोमेटो स्विगी के साथ उनकी बात हुई, डिलीवरी बॉय के साथ, उसका असर देखने को मिला। और एक बात से मैं प्रशांत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो कर्नाटक सरकार कर रही है, सिस्टम के अंतर्गत जो घुसे हुए लोग हैं, सिस्टम के अंतर्गत जो बिल्कुल जो आरएसएस के कोर ग्रुप के लोग हैं। एक होता है कि आपकी भाई सामान्य रुझान किसी भी तरफ है, आप वामपंथ के रुझान रख सकते हैं, दक्षिण पंथ के रुझान से रख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो इसी परपदली सिस्टम में घुसे हैं कि वो सिस्टम को अपने हिसाब चलाएंगे, पॉल्यूट करेंगे, ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है और उन्हें निकाल बाहर करना जरूरी है। मैं उस दिन डी शिव कुमार साहब का वो भाषण जो था वो पुलिस के बारे में दिया, आप उसको निकालिए भागना, तो आपके अंतर्गत अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उसको निकाल लें। और ये मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, जिस तरीके से पुलिस के अंदर का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा यूपी पुलिस में है और अच्छा खासा है, लेकिन ये भी कीमत है जो है नीचे लेवल पर है, उसको जरूर रोकना पड़ेगा। अगर उसको है तो आगे स्थिति होगी। एक तरफ मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन ये सरकार नहीं रहेगी, जिस दिन बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, उस दिन सेपरेशन अचानक रिवर्स हो जाएगा। इनमें कोई दम नहीं है, कोई खड़े रहेंगे, ये उसी दम पीछे भागते हैं। इनको अच्छी तरह से हम समझते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात, विकास का क्या मॉडल ये लाए हैं, ये आपसे कहेंगे कि साहब एयरपोर्ट पहले 91 थे, अब 100 हो गए हैं, 110 हो गए हैं, 200 हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, दिल्ली से बंबई 12 घंटे में पहुंच जाइए। सवाल यह है कि आप दिल्ली से बंबई पहुंच जाएं तो जिन्हें जाना है या जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी गाड़ियां, वो चले जाएंगे। लेकिन उसी हाईवे से 10 किलोमीटर दाएं, 10 किलोमीटर बाएं तो गांव है, उन गांव में स्कूल की क्या स्थिति है, उन गांव में अस्पताल की क्या स्थिति है,
जिस जिले से हाईवे निकल रहा है उस जिले के अस्पतालों की क्या स्थिति है, सदर अस्पताल की क्या स्थिति है। तो मेरा यह कहना है कि जो ये विकास नहीं है, ये विकास भी एक तरीके से सिलेक्टिव विकास है। विकास ये होता है कि पूरा पूरा समाज जो है कुछ इंच ऊपर उठे, ऐसा नहीं कि एक तबका ही आपका आधा फीट ऊपर उठ गया। तो जो आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और कांग्रेस को एक चीज और मैं प्रशांत जी की मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। जैसे इन्होंने ये कहा कि इनको हिंदुत्व वाला इशू जो होता है, कि हिंदुत्व का इशू और धर्म का जो इशू है, कांग्रेस को इस इशू से बचना चाहिए। इन्हें केवल उनके कोर इशू पे नरेंद्र मोदी जी को अगर आप बात करने लगिएगा आर्थिक स्थिति पे जब आप नहीं दे पाएंगे, बेरोजगारी पे जब आप नहीं दे पाएंगे, विकास की एक एक चीज को उठा के जब उसकी पोस्टमार्टम करने लगेगा आपने ये क्या किया, ये क्या किया, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कहिएगा कि हम हनुमान जी का एक मंदिर बनाएंगे, तो ऐसे देखिए वो कूदने लगते हैं। तो वो बात कर पाएंगे, यही वो सीखेंगे। उन लोगों को यही बताया गया है, इसी इशू पर चलो। जब हम समझ गए कि वो इशू उनका है, तो हमें उस सवाल पर जाना ही नहीं है। महाकाल का जो आंधी ने उड़ाया है, अब मुझे प्रकाश हिंदुस्तानी जी तो खैर वही है, तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हमने जो 12 पढ़ा उसमें यह है कि वह मूर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी तीर्थ को पर्यटन स्थलों में बदल के कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है, वहां वहां भ्रष्टाचार है। मैं बनारस से आता हूं, वहां भी भ्रष्टाचार है और अच्छा खासा भ्रष्टाचार है। वहां पर भी गुजराती लॉबी के ठेकेदार हैं, तो सभी को पता है, वहां के अखबारों में भी छपा है। लेकिन ये बात है कि उसकी जांच कौन करे और कहे कौन। जो लोकल ठेकेदार वहां यूपी और बनारस के और बिहार के जो आसपास जो वहां काम करते हैं, वो भी उससे दुखी हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि कांग्रेस को जितनी ऊर्जा के साथ और जितनी एकजुटता के साथ इन्होंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा है, उतनी ही एकजुटता के साथ इनको आगे भी चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं उसको अगर कंपटीशन की भाषा में कहूं तो कर्नाटक इनका प्रीलिम्स है, वो पास कर गए हैं। अभी मेन इम्तिहान काफी आगे है, उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए और ये सफलता मिलेगी मुझे लगता है। क्योंकि जो मनोबल है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ा दिखता है, कांग्रेस के नेताओं का बढ़ा दिखता है, उनमें एकजुटता दिखती है। और देखिए, एकजुटता तो अगर पार्टी अगर मजबूत होती तो फिर अपने आप एकजुट हो जाती, पार्टी कमजोर होती तो लोग छिटकने लगते हैं। आप देखिएगा आगे चल के, मुझे लगता है कि जो लोग भाजपा में कांग्रेस से गए हैं, यही स्थिति अगर कांग्रेस को उभार की रही तो हो सकता है वो वहां से निकलना शुरू करें, वो इधर आना शुरू करें। और मनोबल इस समय कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हुआ है। और आप अगर बहुत फेस रीडिंग और नजदीकी से देखें नरेंद्र मोदी जी को भाषण देते हुए, तो उनका मनोबल गिरा हुआ है। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मुझको गाली दी, मुझको ये कहा, मुझको वो कहा, और ये सब चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको मैं घेरना चाहता हूं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है, तगड़ी चुनौती दी है। और बीजेपी में एक ही आदमी जब दंडधारी हो गया, चोल राजवंश का जो एक ही आदमी राजदंड लिए हुए है, तो बाकी क्यों बीजेपी को बचाएगा, वो अपना बचाएं। मुझे यही लगता है कि आगे आने वाली स्थिति कांग्रेस के लिए बेटर हो। जी, आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहतर होने वाला समय है और उसकी वानगी, उसकी एक झलक जो है वो आपने कर्नाटक में देख लिया है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या जो आखिर में कह रहे थे सिंह साहब, और बीजेपी के लिहाज से क्या अब बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब मुद्दों की कमी दिखाई दे रही है? और जिस मुद्दे पे चुनाव बीजेपी अभी तक लड़ती आई, जुमले भी और मुद्दे भी पैरेलली चलते रहे, उसको थोड़ा सा उसकी झलक दिखाने की कोशिश हुई या उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश नजर आ रही थी कल जब हम उद्घाटन समारोह देख रहे थे नए संसद भवन का? लेकिन क्या अब चल पाएगा? क्या काठ की हांडी बार बार चढ़ पाती है? सुना तो ऐसा है कि बार बार नहीं चढ़ा सकते, लेकिन अगर ऐसा होता है तब तो बहुत खराब स्थिति आने वाली है बीजेपी की, ये माना जाए। राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जेब के दाने अब खत्म हो चुके हैं। अब वो दाने कितने भुना पाएंगे, अब वो देखना होगा कि पहले जितने भुना लिए, अब वो जो बचे होंगे वो कितने भुना पाते हैं। तो संकट में तो भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी, निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है। और कल जिस तरीके का स्वांग सब हुआ है, उससे तो साफ साफ स्थिति दिखाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संकट बहुत ज्यादा गहरा है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोटे लोटे फिर रहे थे कल,
साष्टांग और दंडवत करते हुए हुए हैं और साष्टांग जी जी ये जी साष्टांग प्रणाम जो 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 कर रहे हैं, ये कोई भक्ति भाव नहीं है। और अगर ये जो सब कार्यक्रम हुआ है, ये अगर धर्म शास्त्रों के अनुसार हुआ है तो भी ये धर्म शास्त्रों के अनुसार जो है वो नहीं हुआ है। धर्म शास्त्रों में जो राजदंड का प्रावधान है उसका कोई भी पालन इसमें नहीं किया गया है। तो ये सारे अधार्मिक कार्य जो है वो धर्म के नाम पे जो हैं, तो इसलिए भुनाने का कुछ बचा नहीं है राजीव जी। और ये इसीलिए जो है, जो कल विपक्ष ने जो एक तरीके से कहा जाए बौनी खोटी कर दी, जो हम लोगों की कहावत है बौनी खोटी करना, तो विपक्ष ने जो बौनी खोटी कर दी है तो उसका असर दिखाई पड़ा उज्जैन में कि किस तरीके से वहां मूर्तियां उसी में ध्वस्त हो गई। यानी कि ईश्वर जो है वो कुपित है इस सारे प्रहसन से, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है। अब जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो क्या करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी है और कितनी मोदी जी की पार्टी है, ये सब तो अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संकट गहरा है। प्रधानमंत्री का विकल्प वो अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं और प्रधानमंत्री का ग्राफ जो है बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। चीजें जो है स्पष्ट होती जा रही है। आप देखिए कि एक तरफ जो है जगन मोहन रेड्डी तो जाकर के शामिल हो रहे हैं इस उद्घाटन समारोह में, और उनकी बहन जो है शर्मिला जो है वो तेलंगाना में कांग्रेस गठबंधन करने के लिए मुलाकात कर रही है डी.के. शिव कुमार से जाकर के। तो यानी जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम अगर कम आए तो इनके भरोसे हम जो है सत्ता में आ सकते हैं, तो वहां भी लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ जो है वो जाना खतरे से खाली नहीं है, तो वहां भी चीजें शुरू हो गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे कितना कुछ कर पाती है ये देखने वाली चीज होगी। अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और लोकतंत्र ठीक ठाक चलता रहता है और लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई खतरा नहीं है 2024 से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। और अगर प्रधानमंत्री जो निश्चिंत है और उनके ऊपर कोई असर नहीं है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, विदेश में भारत की क्या छवि बन रही है, संसद का उद्घाटन हो रहा हो और मेडल लाने वाली लड़कियां जो हैं, जो इस देश की शान है, उनको अगर तिरंगा हाथ में लिए हुए पुलिस घसीट रही है, तो ये सारी दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं। आप यहाँ ब्लैकआउट कर सकते हैं लेकिन सारी दुनिया में ये तस्वीरें जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो रोड शो जाकर के जो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं और पपुआ न्यू गिनिया से जो शील्ड खरीद करके लाते हैं, तो इस सब पे पानी फिर रहा है। अमेरिका जब जाएंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाएंगे जिस देश में संसद के उद्घाटन के दिन मेडल लाने वाली लड़कियों को पुलिस घसीट के मार रही है। तो इसलिए मतलब देश और विदेश दोनों जगह जो है तो भारत की छवि तो खराब हो ही रही है और प्रधानमंत्री की छवि भी खराब हो रही है कुल मिलाकर के। तो भारतीय जनता पार्टी अब जाएगी किन मुद्दों को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे क्या है? भाई पिछले आपने 9 सालों में, और अगर 1 साल के बाद चुनाव होता है और जैसी कि चर्चाएं चल रही है, वो हालांकि उन चर्चाओं में मुझे कोई भरोसा नहीं है कि साहब समय से पहले चुनाव होगा, क्योंकि जो अटल जी ने गलती करी थी उस तरीके की गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे कि 6 महीना जो है वो कम रहे प्रधानमंत्री, 10 महीने से जो है वो 9.5 साल के प्रधानमंत्री रह जाए। मतलब वो पूरे 10 साल रहना चाहेंगे। बाद में क्या होगा वो तो चुनाव के बाद तय होगा। खैर, तो इसलिए वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर जाते हैं चुनाव में तो आखिर जाएंगे किस आधार पे? अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप तो पुराने वीडियो सब वायरल होते हैं, 15 लाख के भी वायरल होते हैं, काला धन लाने के भी होते हैं, 2 करोड़ रोजगार के भी होते हैं। तो आपके पास अब कुछ बचा नहीं है राजीव जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है। और राहुल गांधी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक बड़े नेता है विपक्षी दल के जो कांग्रेस के साथ अभी नहीं है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। जमीन पे जो है वो कांग्रेस का असर दिख रहा है, मतलब वो कांग्रेस के समर्थक नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे थे कि कांग्रेस बढ़ रहा है और सरकार जो है वो गहरे संकट में दिखाई पड़ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो इस सरकार की विदाई जो है वो तय है। अब ये तो राजीव जी जनता को तय करना है कि किसकी विदाई है और किसका स्वागत है, लेकिन जो चीजें सतह पर दिख रही हैं उससे ही लगता है कि विदाई जो है वो तय है। और मुझे लगता है कि विदाई का शंखनाद जो है वो कल कर दिया गया है बौनी खोटी करके। जी राजीव
दो तस्वीरें आई थी कल, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सिंगोल हाथ में लिए हुए है और दूसरी तस्वीर जंतर मंतर की, और जहां से लड़कियों को घसीटा जा रहा था। रेसलर जो पहलवान लड़कियां हैं उनको, लड़कों को, सबको घसीट करके ले जाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके तंबू को उखाड़ दिया गया। लेकिन अब शाम को खबर आई है कि ये पहलवान लड़कियां फिर से धरना प्रदर्शन के लिए आने वाली हैं। यानी अभी तो वो अपने अपने गांव चली गईं, उनको हटा दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया जंतर मंतर को, और उसके बाद अब फिर से वो आने वाली हैं। यानी कि विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश, लेकिन अभी भी लोकतंत्र जिंदा है और आवाज़ अपनी वहाँ बुलंद करने के लिए फिर से लड़कियाँ आएंगी। दूसरी तरफ हम इस देश के जो संवैधानिक जो परंपरा है, जिसमें चुनाव होना, जिसमें एक दल का आना, दूसरे दल का जाना, जिसमें एक सत्ता पक्ष दूसरा विपक्ष, ये तमाम बातें, और इस पर हम चर्चा करते हैं और जन जागरूकता पैदा करने की कोशिश और फैलाने की कोशिश भी करते हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए। इसलिए भी क्योंकि बहुत कुछ जो है वो दबाया जाता है, छिपाया जाता है, लेकिन यहाँ हम ओपनली उन बातों को रखते हैं ताकि समझे, हर पहलू को समझने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक ये चोल वंश से लेकर के और तमाम बातें यहाँ लाना, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के गृह मंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसे कांग्रेस के लोगों ने ही बेसलेस कह दिया, करार दिया, और जिसके बारे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि ये आनंद भवन में रखा हुआ वॉकिंग स्टिक था जिसको हम लोग निकाल के लाए हैं। तो राजदंड को वहाँ से यहाँ लाना और उसको स्थापित करना संसद भवन में, ये सब कुछ इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कल से लेकर आज तक, और साथ साथ ये भी कि राहुल गांधी की लीडरशिप में जो राजनीति चल रही है वो राजनीति किस दिशा में जा रही है। राहुल गांधी, जैसा हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि पार्ट 2 यानी भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 पर ऑलरेडी राहुल गांधी हैं और वो कर रहे हैं। वो कभी जोमेटो स्विगी के यानी इन लोगों से मिलते हैं, कभी महिलाओं से मिलते हैं, कभी बस की सवारी करते हैं, कभी स्कूटी की सवारी करते हैं, तो कभी ट्रक पर बैठ जाते हैं। क्या ये एक अलग भारत जोड़ो यात्रा है? और क्या इसके ज़रिए राहुल गांधी उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपनी तरफ खींच पाएंगे जो लोग आज मोदी मोदी करते हैं? या जैसे कुछ अभी पिछले दिनों 2 सर्वे आए हैं, जिसमें एक सर्वे एनडीटीवी का, जिस पर हम लोगों ने खूब चर्चा की, और दूसरा सर्वे सी वोटर्स का है, और दोनों सर्वे में अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ भयंकर ढंग से गिरा है। तो क्या सचमुच ग्राफ जो गिर रहा है, हालांकि उसके बाद भी वो 45% से ऊपर हैं, 48% हैं, लेकिन जो ग्राफ गिर रहा है वो ग्राफ इतना है कि 2024 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी हार जाएगी, या उनके साथ साथ ये भी रहेगा कि जो विपक्षी दल एकजुटता की बात कर रहे हैं वो धरातल पे होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन उन सब से पर्दा हटाना, उस पर विश्लेषण करना और उनको आप सब तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, क्या जो राजनीति पैरेलल जो चल रही है, दोनों राजनीति, एक तरफ कांग्रेस की राजनीति और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम बार बार कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव के दौरान ही बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है और वो मुद्दे को खोजने की कोशिश में लगी हुई है। चाहे वो सेंगोल लेके आए, कल को कुछ और कोई गोल लेके आ जाए, परसों इसफगोल लेके आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दा विहीन हो चुकी है, मानते हैं? राजीव जी मैं शुरू करूं ना? जी ये जितनी सारी कुछ चीजें हो रही हैं, ये ऐसे तो अलग अलग तरफ दिख रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे से एक बहुत ही तार्किक और सुसंगत एक तरफ कड़ियां मिलती हुई नजर आ रही है। एक दो छोटी छोटी चीजों से मैं शुरू करता हूं। अभी गुजरात का मॉडल जो है, गुजरात मॉडल का एजुकेशन का मॉडल क्या है, इसकी एक वानगी आप देखिए। वहां पर 157 ऐसे स्कूल आए हैं जिसमें 10वीं बोर्ड का एक भी बच्चा पास नहीं हो सका है, एक भी बच्चा। पहले ही हम वहां की गरीबी, वहां के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चीजें, 157 स्कूल हैं। हाँ 157 स्कूल हैं,
157 स्कूल में एक भी बच्चा 10वीं बोर्ड की परीक्षा को क्लियर नहीं कर सका। ये गुजरात मॉडल जो है ये ऐसा एक्सपोज हुआ है। दूसरी तरफ अभी जो कांग्रेस के जो 3 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की स्थिति बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।